नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 24 बैठकों वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 12 बैठकों में ही समाप्त हो गया। समय से पहले सत्रावसान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन सत्ता पक्ष मुद्दों पर चर्चा कराने से पीछे हट गया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की गुटबाजी की वजह से बजट सत्र का समय पूर्व अवसान हुआ है। सीएम ने तंज कसा कि बीजेपी के कुछ नेता प्रतिपक्ष बनने चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि बजट सत्र के दौरान जो घटा, क्या उसका चैप्टर क्लोज हो गया या फिर जो लड़ाई सदन में नहीं लड़ी जा सकी वो सदन के बाहर जारी रहेगी। सवाल ये भी है, इस बजट सत्र में कौन जीता कौन हारा, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भारी हंगामे के बीच समय से पहले ही समाप्त हो गया। मंगलवार को हंगामे और शोर शराबे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सत्रावसान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष की हठधर्मिता को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के अंतर विरोध के कारण सत्र समाप्त हुआ। बीजेपी का हर विधायक नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों में काम हो रहा है। सत्र की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हम सदन में हर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए तैयार थे, पर सत्ता पक्ष मुद्दों पर चर्चा कराने से पीछे हट गया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर विरोध है उसके कारण से हुआ है। ये कोई और व्यक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है और इस कारण से उनके जो अंतर विरोध है, गुटबाजी है, उसके चलते हुए आज इसको लेकर के प्रतिपक्ष बेल में गए। सारे सदस्यों को निलंबित किया गया, बहाल किया गया, लेकिन हम लोग अड़े रहे फिर चर्चा कराई जाए। दूसरी बार फिर सबको निलंबित किया गया और निलंबित होने के बाद में हम लोग गांधी जी के शरण में गए। इससे पहले शून्यकाल में बठेना कांड का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने 5 लोगों की संदिग्ध मौत की जांच पर सवाल उठाते हुए काम रोककर चर्चा कराने की मांग की। मांग स्वीकार किए जाने पर बीजेपी विधायक गर्भगृह में जाकर हंगामा करने लगे। विधायकों को 2 बार निलंबित भी किया गया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। इस पर बीजेपी विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने सदन से बाहर निकलकर गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। जहां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आत्महत्या हत्या हो, यदि उसमें चर्चा नहीं कराएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा विषय, महत्वपूर्ण विषय इस छत्तीसगढ़ के लिए हो जिस पे चर्चा कराई जाए। इतना लचर, दयनीय और निरीह हालत में प्रतिपक्ष को मैं अपने संसदीय जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? सदन केवल नाराबाजी के लिए नहीं होता। मंगलवार को प्रश्नकाल के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन का मामला उठाया। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि आपने कितनी घोषणाएं की थी, उसमें से कितनी पूरी हुई और बची हुई घोषणाओं को कब तक पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसमें 14 घोषणाएं पूरी की जा चुकी है, 22 घोषणाएं अधूरी हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी की घोषणा का उल्लेख किया तो सत्ता पक्ष के लोग शोर मचाने लगे। बीजेपी सदस्यों ने एक एक करके बची हुई जन घोषणाएं याद दिलाई। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री जी जब एक एक करके गिना रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था और मैंने गिना, वो 7 में आकर के अटक गए। 7 के बाद में आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी कब तक किया जाएगा वो भी नहीं बता सके और इसलिए उनके जवाब से असंतुष्ट होकर के हम लोगों ने बहिर्गमन किया। हमने जितने भी वादे किए थे क्रमशः उन वादों को पूरा कर रहे हैं और हमने देखा है, इस सदन में देखा है, 15 साल अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी, वो हमसे प्रश्न करते हैं। बहरहाल 24 बैठकों वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 12 बैठकों में ही समाप्त हो गया। समय से पहले सत्रावसान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष की सफाई के बीच ही बजट सत्र पर पूर्ण विराम लग गया। पर सदन में जिन मुद्दों को लेकर सियासत शुरू हुई वो आने वाले दिनों में जल्द थमेगी, ऐसा लगता नहीं है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र था वो समय के पहले खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात ये है ये जो 24 बैठकें होनी थी तो सिर्फ 12 बैठकों में ही समाप्त करना पड़ा। उसके पीछे और भी कई कारण हैं, लेकिन जो स्थिति बनी उस पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजी हुई है, सदन के अंदर जो बात हुई है वो अपने आप में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ सदन की जो कार्रवाई चली है इन 12 दिनों में उस पर चर्चा के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, चेयरमैन हैं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल बृजमोहन अग्रवाल जी से कर लिया है, चूँकि आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दों से बचना चाहती है। एक बड़ा मुद्दा जो आपकी पार्टी ने उठाया वो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर था और एक और बटेना कांड को लेकर जो आपकी पार्टी मुखर है उस पर। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ने जानबूझकर ये सत्र जो है समय के पहले खत्म कराया, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी का कहना था कि आपकी पार्टी में लीडरशिप को लेकर एक जो गुटबाजी चल रही है सदन के अंदर, उसका परिणाम है कि सत्र को समय के पहले खत्म करना पड़ा है? देखिए, ये जो सरकार है ये सदन में प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहती, सदन में मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। मंत्री हमारे प्रश्नों के उत्तर के जवाब नहीं देते हैं और बार बार अध्यक्ष जी को उनको टोकना पड़ता है, अध्यक्ष जी को निर्देश देना पड़ता है और सदन को चलाने की जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की है, सत्ता पक्ष की है कि सदन को वो चलाए। और आज से 3 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे पास आते हैं और हमसे आग्रह करते हैं और हमको कहते हैं कि 10 मिनट में मैं वापस आ रहा हूं, पर 3 दिन से संसदीय कार्य मंत्री जी गायब हैं। तो सत्ता पक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता है, सत्ता पक्ष जवाबों से बचना चाहता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से बचना चाहता है। और सत्ता पक्ष का जैसा आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी को आसाम और बंगाल जाना है, तो सत्ता पक्ष जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और सदन में चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष के साथ में भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अब बठेना की घटना जो मुख्यमंत्री जी की गृह विधानसभा है और उस विधानसभा में 5-5 लोगों की नृशंस हत्या हो जाना, 2 लड़कियां और उनकी माता जी को चिता पे तारों से बांधकर जला दिया जाना और बाप और बेटे को एक ही फांसी के फंदे पर लटकते हुए दिखाई देना, छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि माँ बेटे के ऊपर में आरोप लगे, माँ बेटे और बाप के ऊपर में आरोप लगे कि उसने अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को जला दिया चिता रचकर। और ऐसी झूठी घटना को झूठा बताने के लिए और आत्महत्या बचाने की कोशिश ये सरकार करती है। जांच के बाद निष्कर्ष सामने आएगा, परंतु ये सरकार पहले ही अपनी मानसिकता बना लेती है। इसके पहले खुड़मुड़ा में मुख्यमंत्री जी के ही क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हुई, आज तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। एक स्कूल में 4 साल तक एक बच्ची के साथ में बलात्कार होता गया, उनको नहीं पकड़ा गया। अभनपुर में 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है जो शांत छत्तीसगढ़ है? कभी किसान आज अगर उसको हत्या या आत्महत्या भी करनी होती है तो जलाकर नहीं करता। जो बाप और बेटे हैं जो फांसी पर लटके हुए पाए गए, उनके हाथ जले हुए थे, उनके घुटने जले हुए थे, उनका पेट जला हुआ था, उनका पैर जला हुआ था। अगर वो उन्होंने हत्या की होती तो उनका हाथ पैर क्यों जलता? इसका मतलब यह है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की अपनी बहनों को, अपने बच्चियों को, अपनी पत्नी को, और उसमें वो झुलसे हैं और उनको जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया और उनको मार दिया गया और उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। उसके ऊपर में हम 2 दिन से बात कर रहे हैं, पूरा हमारा विधायक दल वहां पर जाकर आया, परंतु उसके ऊपर में चर्चा ये सरकार नहीं करवाती है। बृजमोहन जी, ये जो और विधानसभा में जब सवाल होता है कि आपने घोषणा पत्र को आत्मसात किया है, राज्यपाल जी के भाषण में आपने कहा है, और उसके ऊपर में सरकार जवाब नहीं देती है। पहले कहती 36 में से सिर्फ 14 घोषणाएं पूरी हुई हैं, तो बाकी घोषणाएं कब पूरी होंगी और सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बृजमोहन जी, आपने 2-3 बातें की। मेरा सवाल ये था कि जो विधानसभा का सत्र पहले खत्म हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है या क्या परिस्थितियां थी।
आपने बठेना कांड को विस्तार से बताया, लेकिन आपने 2-3 चीज़ें कही कि सीएम को चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाना है, दूसरा वो गलत बयानी कर रहे हैं ये बठेना कांड को लेकर। इन सब बातों में बात सच क्या है कि किस चीज़ के कारण ये सत्र खत्म हुआ? जैसे सत्ता पक्ष का आरोप है, आपका कहना था कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विधानसभा का सत्र आसानी से चले, अच्छे से चले, लेकिन सीएम ने जो बोला भूपेश बघेल जी ने कि आपकी पार्टी की अंदर अंदरूनी गुटबाजी जिसके कारण ये सत्र समय के पहले खत्म करना पड़ा, दोनों में से कौन सी बात सही है? और दूसरी बात, सदन में जो मुद्दे उठने से रह गए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सड़क की लड़ाई लड़ेगी? सत्ता पक्ष ने क्या प्रयास किया? ये जो विधानसभा में व्यवधान उपस्थित हुआ, हम लोग भी पिछले 30 सालों से सदन में हैं, हमेशा सत्ता पक्ष बातचीत कर कर बुलाकर और समस्या का समाधान करता है और डेडलॉक को समाप्त करता है और बातचीत होती है। पिछले 3 दिनों से सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ में किसी भी प्रकार के कि सदन चले, सदन में विपक्ष भाग ले, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। और हमारे लिए तो मुद्दे, हम तो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, हम सदन की लड़ाई लड़ेंगे। आप तो देखते हैं कि हमारा विपक्ष सिर्फ 14 विधायकों का है, 70 का बहुमत कांग्रेस के पास है, परंतु उसके बाद भी हम 14 विधायकों के जवाब देने में भी पूरी सरकार फेल हो रही है। और जहां तक ये इनका कहना है कि विपक्ष विभाजित है, तो विपक्ष जितनी ताकत के साथ में लड़ रहा है, एकजुटता के साथ में लड़ रहा है, जितने मुद्दे उठा रहा है, उससे तो लगता है कि सत्ता पक्ष विभाजित है जो जवाब नहीं दे पा रहा है। विपक्ष तो एकजुट होकर सभी मुद्दों को सदन में उठा रहा है और जनता की लड़ाई को सदन से लेकर सड़कों तक लड़ रहा है। ब्रजमोहन जी, कोरोना भी कोई कारण हो सकता है क्या? जिस तरह से सरकार के 2 मंत्री, निश्चित रूप से यह सरकार घबराई हुई है। इस सरकार में कोरोना के मामले में, उसके नियंत्रण में यह सरकार फेल हो गई। सरकार फेल हो गई। सरकार के 2 मंत्री कोरोना से संक्रमित पाए गए, सरकार के अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो यह सरकार डरी हुई थी, सरकार के मंत्री डरे हुए थे और इसलिए उन्होंने विपक्ष से बात कर कर सुलझाने की बजाय, उनको जल्दी थी कि कोरोना से उनका डर और साथ में उनको चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्री और कांग्रेस के लोगों को जाना है, तो सत्र कैसे समाप्त हो, इसलिए उन्होंने विपक्ष से बातचीत की कोशिश नहीं की। उनको यह अच्छा रास्ता सूझा कि बिना चर्चा के बजट पास हो जाए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पिछले 20 सालों में खाली कोरोना के कारण पिछले वर्ष गिलोटिन होकर बजट पास हुआ था और यह दूसरी बार है कि छत्तीसगढ़ का जो गौरव में इतिहास रहा है विधानसभा का, वो सत्ता पक्ष की हठधर्मिता के कारण कलंकित हुआ है कि बजट बिना चर्चा के पास हो गया। चलिए, ब्रजमोहन जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तिवारी जी, मुझे लगता है आपको सिलसिलेवार जवाब देने में टाइम भी लगेगा। तो टाइम दीजिए मुझे। टाइम जरूर देंगे आपको। कम शब्दों में बातों को समेट सकें तो बहुत बेहतर। हमारे लिए कम शब्द, ब्रजमोहन जी के लिए ज्यादा शब्द। चलिए ठीक, एक शेर, मगर फिर वो नहीं बात वो हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ब्रजमोहन जी के इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ, सिरे से खारिज करता हूं, जो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव प्रचार में जाना था इसलिए सत्र अवसान हुआ है। बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के प्रति है और उससे भी बढ़कर के प्रति, चूंकि छत्तीसगढ़ का अगर सबसे बड़ा अगर मंदिर कहा जाए तो वो विधानसभा है, तो उनके लिए पहली प्राथमिकता है विधानसभा में अपनी उपस्थिति देना। मगर जिस तरह का आचरण इस समय विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के विधायकों ने दिखाया, वो नितांत अशोभनीय है। हिंदी भाषा का एक शब्द है शिरीष जी, भाग लो। उसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो, और दूसरा भाग लो, रन अवे। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, भाग लेने का। हर बात को लेकर के जिस तरह का आचरण दिखाने का प्रयास किया। होता यह है कि विपक्ष का काम होता है जन समस्याओं को उठाना, मुखरता से उठाना। बृजमोहन जी अग्रवाल, मुझे सबके बारे में तो नहीं मालूम, मगर बृजमोहन जी अग्रवाल पहला चुनाव जीते थे 1989 में। तब से लेकर के वो अकेले व्यक्ति हैं जो एक भी चुनाव नहीं आ रहे हैं। तो अब ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना
कि विपक्ष में इस बात को लेकर के इस बात की कुंठा है और इस बात को लेकर प्रतिद्वंदिता है, विपक्ष का नेता कौन हो, मेरी दृष्टिकोण से, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी को बरसों से जानता हूं, योग्यता तो इनकी है, वरिष्ठतम भी है, और जो वर्तमान विपक्ष के नेता हैं उनसे ज्यादा योग्यता भी रखते हैं मेरी दृष्टि में। भाई मैं अगर किसी को कोई खराब लग रहा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, और वरीयता भी है, तो मलाल तो होता है और वो दिखाई भी देता है, मगर मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी वरीयता का जितना सम्मान होना चाहिए विधानसभा में इनकी अपनी पार्टी के द्वारा वो नहीं होता है, और कभी कभी मानव का स्वभाव होता है, इनकी भी खींच निकल करके आती है। तो मेरी एक सलाह है बृजमोहन जी को, वो खींच उन लोगों पर निकाले जिन लोगों ने बृजमोहन जी को नेता प्रतिपक्ष योग्यता के रहते हुए भी नहीं बनाया, उन पे न उतारें जिन पर उतारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कुछ कार्रवाई आजकल तो 11 से 12 का समय भी दिखाते हैं विधानसभा में, हम लोग टीवी में देखा करते हैं, इस बात को, मेरी इस बात का समर्थन करेंगे बृजमोहन जी अग्रवाल कि पूरी विधानसभा में जिस तरह का आचरण डॉक्टर चरणदास जी महंत का रहता है और जितनी विनम्रता है, मेरा चरणदास जी महंत के साथ 35-40 साल पुराना संपर्क है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, MSc, MA, LLB और साथ में PhD समाजशास्त्र में, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नहीं, मैं ये कह रहा हूं उनके प्रति, उन आसंदी के प्रति जिस तरह की अशिष्टता शब्द तो नहीं बोलूंगा, मगर जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया आसंदी के प्रति, वैसा तो मैंने कभी ना पढ़ा और ना सुना। सामान्यतः होता यह है कि विरोध पक्ष आक्षेप लगाता है सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, देता भी है, मगर ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि विपक्ष अपना निशाना आसंदी पर बना रहा है, जबकि बृजमोहन जी अग्रवाल इस बात को भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर चरणदास जी जैसा विनम्र व्यक्ति मिलना मुश्किल है। आप बैठ जाएं, वो जैसे मिस्री के साथ में फांस आती है उसको खा लेते हैं ना, तो वो उनका स्वभाव है, वो कड़वा भी बोलते हैं तो इतना मीठा बोलते हैं कि आपको बुरा नहीं लगेगा, कम से कम आप खिन्न नहीं होंगे उनकी बात से। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो सुनिए ना, ये जो बृजमोहन जी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष भाग रहा है, दूर दूर तक नहीं। इन्होंने अभी घोषणा पत्र की बात की, आप इस बात के साक्षी हैं बृजमोहन जी कि घोषणा पत्र 4 दिन का नहीं होता, 40 दिन का भी नहीं होता, 4 साल का भी नहीं होता। घोषणा पत्र जो बनता है, मैं तो अनेक घोषणा पत्र समिति में रहा हूं और एक बार तो मैं चेयरमैन के रूप में रहा हूं। घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, जिसमें हम 5 साल में अपने सारे वायदों को पूरा करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमने अपने 36 में से 14 बिंदु पूरे कर लिए हैं और बाकी कई बिंदु ऐसे हैं, जैसे गोबर के मामले में गोधन न्याय योजना, वो सब हमने शामिल किया है। तो आप 5 साल तो आने दीजिए भाई, 5 साल के बाद में आप हमारा लेखा जोखा, हमने आपका भी लेखा जोखा लेकर के हम गए थे जनता के सामने, और जनता ने देखा कि आपने जो वायदे किए थे वो तो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। जी देखिए, एक बात और है, अभी विपक्ष के नेता ने ये बात कही थी धान खरीदी के मामले को लेकर के, मुझको उनका आपके यहां बैठा हुआ मामला आया था, उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं कि सरकार किसी भी प्रकार से इनको राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पैसा नहीं देंगे, और हमारे एक मंत्री ने दावा किया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम 3 किस्त दे चुके हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना अगले हफ्ते तक 4थी किस्त भी दे दी जाएगी। दिग्भ्रमित करने का बृजमोहन जी, दरअसल जिस व्यक्ति के कारण आज आप यहां बैठे हुए हैं, आपकी जिस व्यक्ति के भ्रष्टाचार के कारण, कुशासन के कारण आप लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो आज भी छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि आला कमान को आपके गलत जानकारी दे करके रखा। हमारे यहां चावल वायदा किया था, यह बात तय हो गई थी कि 60 लाख टन चावल खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए आपको, हमको, सबको एक मतैन होना चाहिए, मगर उन्होंने जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, आज छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदा जा रहा है। और आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, कोविड काल में, और किस वातावरण में, और किस तरह से वातावरण को ठीक करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया।
धान की खरीदी हुई, 92 लाख टन धान की खरीदी हुई, और जिस तरह से किसानों की जेब में पैसा आया उससे बाजार में भी हरियाली रही। ये सारी बातें हैं। आप लोगों को मेरा एक कहना चाहिए था, बार बार बहिर्गमन करके भाग जाने की बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए था, और कम से कम आसंदी के ऊपर विपरीत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह की विपरीत टिप्पणी लगातार मैंने डॉक्टर चरणदास महंत को पहली बार इस तरह से वेदना प्रकट करते हुए देखा। हम तो अखबारों में पढ़ रहे थे कि वो किस तरह से अपनी वेदना प्रकट कर रहे थे, जिस तरह का आचरण आप लोग उनके साथ कर रहे थे, आपके या आपके कुछ और साथी। और उसका मूल कारण यह है कि आप लोगों में पूरी तरह से एकता है नहीं। जिस व्यक्ति को आपने बनाया है उनकी बात आपके जैसा आदमी कैसे सुनेगा, जो उनसे ज्यादा वरिष्ठ है, जो उनसे ज्यादा मेरी नजर में योग्य भी है। तिवारी जी, मेरे पास समय की कमी है। एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या विधायकों ने जो सवाल खड़े किए बठेना कांड को लेकर, उनका कहना था ये हत्या है। जिस तरह की बात बृजमोहन जी ने बताई, जो डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बताया, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को इस मामले में संजीदगी से बात करनी चाहिए थी और उनको एक जांच के बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की बात करनी चाहिए थी, या उसके लिए कोई जांच कमेटी गठित करने की बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए था, और इसके लिए सदन है। आप बैठ करके चर्चा करें और निष्कर्ष पर निकले, और सरकार हर स्तर पर जांच कराने के लिए तैयार है। सरकार किसी बात को क्यों छुपाएगी? अगर वो आत्महत्या है तो पुलिस की जांच में वो भी बात आ जाएगी। आप बोलेंगे सीआईडी जांच कराएं, सीआईडी जांच करा ले। आप बोलेंगे कि बैठ करके एक सर्वदलीय समिति जांच करा ले, उस पर भी चर्चा हो सकती है। मगर आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? आप चर्चा में शामिल होइए और बैठ करके अपनी पूरी बातों को रखिए। विधानसभा होती इसलिए है ताकि विपक्ष के लोग अपनी बात को पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ रख सके, क्योंकि पूरा प्रदेश देखता है कि आप लोग किस तरह का आचरण कर रहे हैं। जी बृजमोहन जी, मेरा एक सवाल है कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए, उनका कहना था कि आपकी पार्टी बटी हुई है और आपकी पार्टी में एक सत्ता संघर्ष जैसा चल रहा है पद पाने के लिए। दूसरी जो उन्होंने बात की बाकी चीज़ों को लेकर, तो आप उनके जितने ये आरोप हैं, उन्होंने ये भी बोला कि पहली बार कोई सरकार ऐसी जिसने छत्तीसगढ़ियों के बारे में सोचा, छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचा। तो इन सारे आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या ये भी एक कारण था, ये सत्र जो समाप्त हुआ और उसके कारण? देखिए, राजेंद्र तिवारी जी बहुत विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं, परंतु विधानसभा में हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, विधानसभा में हमें कौन से मुद्दे उठाना है, ये हमारा निर्णय है। और इसलिए विधानसभा में हमको प्रिविलेज दिया गया है, और हम क्या करें, ये सरकार किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार, आप देखिए, घोषणा पत्र की बात की, उसका जवाब देने तैयार नहीं, बारदानों की बात की, उसका जवाब देने तैयार नहीं, बठेना कांड पर हम 2 दिन से चर्चा की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर वो चर्चा कराने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष जो है वो हर मुद्दों को लगातार उठा रहा है, एक एक प्रश्न को हम उठा रहे हैं, एक भी प्रश्न का जवाब विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आता। और सत्ता पक्ष का अगर जवाब नहीं आता है तो विपक्ष को यह अधिकार है कि वो विरोध करे, विपक्ष का अधिकार है कि वो बहिर्गमन करे, विपक्ष का अधिकार है कि वो बैकआउट करे, विपक्ष का अधिकार है कि वो वेल में आए, विपक्ष का अधिकार है कि वो अध्यक्ष जी को इस बात के लिए आग्रह करे कि वो हमारा जवाब दिलवाएं। और विपक्ष इस काम को बखूबी से कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो सत्ता पक्ष को यह है। हाँ बोलिए बृजमोहन जी, मेरे पास समय की कमी, मेरा स्पेसिफिक सवाल था कि भूपेश बघेल जी ने जो आरोप लगाया कि आपकी पार्टी में जो संघर्ष चल रहा है ये और छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए पहली बार कोई सरकार काम कर रही, इन दोनों बातों पर आपका जवाब चाहूंगा। बताइए, पहले तो मैं भूपेश बघेल जी से यही पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़िया कौन है? छत्तीसगढ़ में जिन्होंने जन्म लिया है, छत्तीसगढ़ में जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ में जो पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो छत्तीसगढ़िया हैं। ठीक और बात है। 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ, वो क्या छत्तीसगढ़ियों का विकास नहीं हुआ? आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई, आज रायपुर शहर की तस्वीर और तकदीर बदल गई। आज कोई इस बात को मानता नहीं है। 15 सालों में भी छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है और आने वाले समय भी छत्तीसगढ़ का विकास होगा, परंतु पिछले 2-2.25 सालों से छत्तीसगढ़ का विकास लगभग रुक गया है। सिर्फ यहां पर जातिवाद की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ यहां पर लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा